कर दें तो हर थर्ड लेक्चर शुरू भाई। हाँ, काफ़ी समय से तीसरा लेक्चर नहीं आया है का हुंकार काफ़ी लंबा भरा तुमने भाई। हैं सर आ नहीं रहा है, कुछ लेडाज हमारे कह रहे हैं सर क्या कर रहे हो सर, हमारा कोर्स तो करवा दोगे। अरे काहे चिंता करता है रे भाई, हाँ काहे चिंता करता है। अभी थोड़ा बिजी हूँ एक्चुअली, क्या है कि वो नोट्स तुम्हारे जो है ना, हाँ तुम्हारे जो नोट्स हैं ना वो मुझे तुम तक पहुँचाने थे। मैंने तुम्हें नोट्स पहुँचाना है मुझे तुम्हारे तक। वो देखो देखो दोस्तों, हमने क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th इन सब के नोट्स पब्लिश कर दिए हैं। ऑफिशियल नोट्स पब्लिश किए हैं मैंने पहली बार, मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखे हैं, है ना। और पिछले 12 सालों का पूरा अनुभव जो है मेरा, मैंने इसमें झोंक दिया है। आरबीएससी कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, कहाँ से नहीं बनाता है, क्या कहना चाहता है, सब इन नोट्स में है। इन नोट्स में क्या क्या मिलेगा सर, इन नोट्स में क्या क्या मिलेगा सर मेरे दोस्तों, इन नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा वो सुनो। इन नोट्स के अंदर सबसे पहली बात तो, सबसे अच्छी बात तो ये है ना, कि इसमें सारे सारे चैप्टर के Q&As हैं। Q&As का समझते हो, क्वेश्चन एंड आंसर्स। उसके बाद ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। मैंने क्या बोला, ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, है ना, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, PQS है, ठीक है, PQS है यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सारे। पर उसमें आपको पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आंसर्स नहीं दिए हुए हैं। तो चैप्टर टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे हैं। अब तुम बोलोगे सर ये इतना ही है क्या, नहीं मेरे दोस्त, इन सब में है, ये 9, 10, 11, 12 सब में, ठीक है। अब इसके अलावा सर इंग्लिश लिटरेचर वालों का क्या, मेरे भाई चिंता मत करो। द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग देयर लिटरेचर सब्जेक्ट प्रोफेशनली, हाँ, दे आर ऑल्सो हैविंग द चांस ऑफ गेटिंग देयर नोट्स फॉर 11th एंड 12th क्लास, ठीक है। थोड़े से महंगे हैं, हाँ, मतलब एज़ कम्पेयर टू इनसे महंगे यार। ये तो मैंने 101 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनका 11th वालों का 151 रुपये है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं कभी 999 वाला नहीं रखूँगा, ना 999 रखूँगा, ना 199, 1 रुपये ज़्यादा लूँगा, 1 रुपये कम नहीं लूँगा, ठीक है। और इसका है 251, ठीक है भाई। जिसको नोट्स चाहिए वो नोट्स ले लेना। आप तक ये बात मैंने पहुंचा दी है, अब आगे की बात आपको पता है, ठीक है। आप देखिएगा, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर क्या कहते हैं, अपने नोट्स के डेमो तो दीजिए। ले भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा डेमो तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं खुद डेमो खड़ा हूँ। हाँ, क्या डेमो चाहिए, आजा डेमो देता हूँ आज, ठीक है। ये चैप्टर कहाँ तक हुआ था ये बता पहले मुझे। हाँ मेरे लाल, कहाँ तक हुआ था मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, हीरा बेटे, बदतमीजी कर रहा, बता ही नहीं रहा। चल मेरे भाई, देखो हमें पता है कि हमारा चैप्टर यहाँ तक हुआ था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि एम हेमल जो हैं एक ही बार में सब कुछ हमें देना चाह रहे थे। उन्होंने हमें हिस्ट्री पढ़ाई, उन्होंने हमें ग्रामर पढ़ाया, उन्होंने हमें रीडिंग पढ़ाया, उन्होंने हमें राइटिंग पढ़ाया। ऐसा लग रहा था आज मानो ये आदमी जितना ज्ञान अपने पास है सब कुछ देकर जाना चाहता है। क्यों ना दे भाई, क्यों ना दे। उन्होंने शायद मेरे भगवान, हाँ, कृष्ण को फॉलो किया होगा, हो सकता है उन्होंने भी राम को सुना होगा, और हो सकता है उन्होंने कभी ना कभी कबीर को सुना होगा। कबीरदास जी कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा कबीरा, क्या लागे है मेरा। इसी अप्रोच के साथ हमारे एम हेमल जी जो हैं वो आज सब कुछ देना चाहते हैं, वन शॉट सब कुछ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ दे दिया जाए। अब देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर पढ़ाने के बाद उन्होंने हमें राइटिंग पढ़ाया, ठीक है। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, written in a beautiful round hand French Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the road at the top of our desks. अब ढंग से सुनना क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, उस दिन एम हेमल हमारे लिए कुछ नई कॉपियां अपने पास अपने साथ लेकर आए थे, और उन कॉपियों के अंदर बहुत ही सुंदर शब्दों में क्या लिखा हुआ था, फ्रेंच अल्सास, फ्रेंच अल्सास, ठीक है दोस्तों। इस बात से ये पता चलता है कि लॉरेन और अल्सास में से एम हेमल कहाँ पढ़ाया करते थे, तो एम हेमल पढ़ाते थे अल्सास में, ठीक है बेटा। दे लुक लाइक, वे ऐसे लग रहे थे मानो जैसे कि लिटिल फ्लैग्स हों, वो जो कॉपियां लेकर आए थे। ऐसा लग रहा था पूरी क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो फ्लैग्स ही जो हैं वो फड़फड़ा रहे हैं।
हैंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारी डेस्क के आगे आगे ऐसे लग रहा था मानो जैसे कि किसी रोड के ऊपर, हाँ रोड का मतलब होता है एक डंडा, उस डंडे के ऊपर जो है वो फ्लैग जो है क्या कर रहा है, हाँ फ्लैपिंग कर रहा है. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. आपको देखना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, देखना चाहिए, देखना चाहिए, देखना चाहिए, देखना चाहिए, देखना चाहिए. भाई शेप्स में क्या क्या आता है, मेरी डंडी कहाँ है, ये रही डंडी, अपनी डंडी ये रही, अपनी डंडी, ठीक है. आपको देखना चाहिए. देखो ought to have का मतलब क्या होता है, ought to have का मतलब होता है देखना चाहिए था. ought to is equal to should होता है, ठीक है, यानी चाहिए. you ought to have seen, आपको देखना चाहिए था, how everyone set to work, कैसे हर कोई अपने काम में लगा हुआ था, and how quiet it was, और कितनी शांति थी उस दिन, कितनी शांति थी उस दिन, हाँ सब लोग काम में थे. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetle flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on the dressing of their fish hook as if that was French too. कह रहे हमारे क्लास में जो एक आवाज़ आ रही थी ना, वो आ रही थी सिर्फ और सिर्फ पेन के रगड़ने की पेपर के, और उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. एक बार तो हमारे क्लास के अंदर बीटल फ्लू हो गया था, यानी एक, हाँ एक कोई कहते हैं ना टोंटिया, टोंटिया समझते हो, टोंटिया, टोंटिया आया था ना, टोंटिया टू करने वाला पीड़िया, और उससे भी खतरनाक होता है कालिया, है ना, वो भंवरे ने खिलाया फूल, फूल तो ले गया, फूलम फूल, खैर हाँ, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया. यहाँ तक कि हमारे क्लास के सबसे छोटे टपुकड़े ने, बोलो बेटे ए फॉर, वो कहता एप्पल, उसने भी ध्यान नहीं दिया. आज तो सब ऐसे काम कर रहे थे मानो जैसे कि फिश हुक नहीं, हाँ वो फ्रेंच का झंडा बना रहे हो, ऐसे सब कुछ शांत था. ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो. कूड का मतलब होता है बेटा, ध्यान रखना, कूड का मतलब होता है जो ये आवाज़ निकलती है ना गुटर गूं की, है ना, उसको बोलते हैं, उसे ये कूड आवाज़ दी जाएगी, ठीक है. ध्यान रखना ऐसी चीज़ को अंग्रेजी के अंदर ओनोमोटोपिया कहते हैं. मैंने क्या बोला, ओ नो मोटो पो या. ओनोमोटोपिया कोई दो शब्द नहीं है, एक ही शब्द है. ओनोमोटोपिया का मतलब होता है, आई थिंक द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू इंग्लिश लिटरेचर मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस वर्ड, बिकॉज दिस वाज इन देयर कोर्स इन 11th क्लास. व्हाट इज दिस ओनोमोटोपिया बेटा जी, कमेंट सेक्शन में बताना आज, है ना. ओनोमोटोपिया क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताना, है ना. कूड ओनोमोटोपिया नहीं है. ओनोमोटोपिया वो सारे साउंड होते हैं, है ना, जिनको हम शब्दों की मदद से लिखते हैं. ये एक अलंकार है मेरे बेटे, है ना. इट इज़ अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार, ठीक है. विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स. हाँ, अब जब मैं ऊपर देखता क्लास के उधर कॉर्नर के साइड में कुछ कबूतर बैठे हुए थे, उन कबूतरों को देखकर मैं सोच रहा था कि क्या आज जिस तरह से जर्मन भाषा हमारे ऊपर थोपी गई है, ये जर्मन भाषा हमारे ऊपर थोपी गई है, क्या ये इन कबूतरों को भी उसी भाषा, उस जर्मन भाषा में, अब गुटरगू भी उस भाषा में करवाएंगे. हाँ अब, हाँ जर्मन भाषा में गुटरगू करवाएंगे, समझ रहे हैं, ठीक है. अब क्या जर्मन भाषा में गुटरगू करवाएंगे, ठीक है. तो वो कह रहा है कि क्या, मुझे ऐसा लगा कि क्या उन लोगों को भी गुटरगू जर्मन भाषा में करवाया जाएगा. आगे लिखा हुआ था आगे लिखा आता है कि whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then another, as if he wanted to fix in his mind just now everything, how everything looked in that little school room. मैं जितनी बार ऊपर देखता मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाया करता था. मैं जितनी बार ऊपर देखता मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाया करता था, ये देखकर कि आज एम हेमल जो है ना, हाँ आज एम हेमल जो है ना वो शायद ऐसा लग रहा है मानो, हाँ वो जो ऐसा लग रहा है मानो, ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि आज वो सब अपने मन में बसा के ले जाना चाहते हैं. हाँ वो एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, दूसरे के बाद तीसरी चीज़, ऐसे देख रहे थे मानो कि एक्चुअली ही वांटेड टू फिक्स एवरीथिंग इन हिज माइंड. ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो हर चीज़ अपने दिमाग में आज ठूस कर भरना चाहते हैं. बात समझ में आई, ठीक है. अब यहाँ देखना बेटा, कुछ वर्ड्स थे, यहाँ देख लो एक बार, ठीक है. मैं चीज़ें तुम्हारे लिए थोड़ी ढंग की कर देता हूँ, ठीक है. ये कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रह गया है मुझे लगता है, ठीक है, ये कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रह गया है मुझे लगता है. तो यहाँ देखो, ये कूड का मतलब होता है घुटरगू करना, यानी कबूतरों की आवाज़.
और उसके बाद उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है मर्मर्ड। क्या यूज़ किया गया है? मर्मर्ड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो स्क्रैच्ड और रूड वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे तो वो वर्ड यूज़ किया गया है, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद क्या ठीक है, तो यहाँ आपको दिखेगा। फिर ट्रेसिंग, नकल करना या आकृति बनाना होता है, ड्राइंग करना, जिसे हम इरेजिंग या स्क्रिबलिंग कहते हैं। मोशनलेस यानी स्थिर हो जाना बिना हिले डुले, और स्टिल और एक मूविंग। यहाँ क्या लिखा हुआ है वो भी टकटकी लगा कर देखना होता है, उसे गेज कहते हैं, ये पढ़ा शब्द। ठीक है, ये पढ़ा। ठीक है, गेजिंग। गेजिंग के लिए हमारे पास टकटकी लगाकर शब्द लिखा गया है। उसके बाद मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि फाइल ही कट गई है। चलो आगे चलते हैं। अब लिखा आता है फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had been warm, smooth. The walnut tree in the garden were taller, and the hoop vine that he had planted himself twined above the windows to the roof. अब वो कह रहे हैं कितनी गजब की बात है, हाँ कितनी गजब की बात है। फैंसी, फैंसी मतलब कल्पना करो, है ना, इमेजिन। इमेजिन करो कि जब तुम तुम्हारे हाथों से सब कुछ लगाते हो, मैंने क्या बोला, जब तुम तुम्हारे हाथों से कुछ लगाते हो, क्या लिखा हुआ रहा है, लिखा रहा है 40 ईयर्स से वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, 40 ईयर्स से वो वहाँ काम कर रहे हैं, उसी एक जगह पर, उसी एक जगह पर आप काम कर रहे हैं। विद दिस गार्डन आउटसाइड द विंडो, जिसमें उसके उनके बिल्कुल घर के उसी रूम के बाहर एक विंडो है, जहाँ पर वो देख रहे हैं कि दीवारें जो हैं उनके आँखों के सामने बनी हैं, बेंचेस जो हैं अब थोड़ी सी वार्म स्मूथ हो गई हैं, है ना, और गार्डन के अंदर पेड़ बड़ा हो गया है वॉलनट वाला, और जो क्या कहते हैं झाड़ी है वो ऊपर तक चली गई है, और वो देख रहे हैं कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने लगा था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने लगा था, मैं ये समझ नहीं पा रहा था। मतलब कि वो व्यक्ति जिसने 40 साल वहाँ बिता दिए, ज़िंदगी का कतरा कतरा जहाँ लगा दिया हो, 40 साल का समय कम नहीं होता है, उतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है ना, 32 ईयर्स में हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद भी देखो 8 साल और, जबकि मुझे समझते हुए भी ढंग से समय नहीं हुआ है, उन्होंने 40 साल सिर्फ अपनी सर्विस में लगा दिए, और एक व्यक्ति को अब उस जगह से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना। इंसान अपना घर छोड़कर पैसा कमाता है दोस्तों, अपने परिवार को छोड़कर अपना पैसा कमाता है मेरे दोस्तों, अपना घर परिवार सब दाव पर लगा देता है, उसके माँ, उसके पापा, उसका घर, उसका बार सब छूट जाता है उससे, और वो जब किसी और जगह पर जाकर इतनी सुंदर चीज़ें बनाता है तो वो सेल्फलेस हो जाता है, पता है, निस्वार्थ हो जाता है, और वो उस निस्वार्थ भाव से ही सब कुछ करता है। क्या होता है, उस निस्वार्थ भाव से वो सब कुछ करता है। लेकिन जब ऐसे लोगों को बिछड़ना पड़ता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि घर वालों के लिए भी आसान नहीं होता है कि उनकी संतान बाहर चली गई है ना, बहुत बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मतलब मैं ये कहूँ तो हम सोच नहीं पाते हैं कितना मुश्किल होता है। पर मुझे एक गाना याद आता है, मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती है, वो लाइन थी कि तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा, उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, तूने पैसा बहुत कमाया, मतलब इस पैसे ने देश छुड़ाया। मतलब क्या है मतलब ये मेरे दोस्तों, क्या आपको गाना सुनाना मतलब नहीं है। जब एक इंसान वो सब वो माँ बाप अपने बच्चों को जब कमाने के लिए बाहर भेजते हैं ना, वो रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं, समझ रहे हो। इतना आसान नहीं होता कि घर में छोड़ के चले जाना, कहीं से निकल जाना, बड़ा मुश्किल है ये। और एक ऐसा व्यक्ति 40 साल से एक जगह पर काम कर रहा है, सोच के देखो ना उस व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल होगा ये सब कुछ, है ना।
अब क्या होता है, अब ये होता है कि उसके उनके देखते देखते वॉलनट ट्री बड़े हो गए हैं, उनके देखते देखते होप वाइन बड़ी हो गई है. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. Poor man to hear his sister moving about the room about packing their trunks, for they must leave the country next day. सोच के देखो उस व्यक्ति के मन का ताड़ ताड़ निकल जाता होगा. आपने जहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारी हो वहाँ से आपको जाना है एक दिन, जहाँ वहाँ से आपको निकल कर जाना है एक दिन. हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें हम छोड़ नहीं पाते हैं. 40 साल का ये प्यार, 40 साल का ये निस्वार्थ काम भरा प्यार, इसको छोड़कर जाना कितना बुरा होगा. अपनी बहन, जो कि इनकी बहन थी, वो ऊपर वाले रूम के अंदर कुछ सूटकेस पैक कर रही थी, उनकी आवाज़ें आ रही हैं और उनको नेक्स्ट डे ही उस जगह को छोड़कर जाना है. सोच के देखो उस इंसान का मन मतलब कितने भागों में टूटा होगा, आप सोच के देखो, है ना. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट, वेरी लास्ट. पर एम हैमल में शक्ति थी, साहस था. अपनी अंतिम सांस तक वो व्यक्ति हमें हर एक लेसन सुनाते रहे. आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. उसके बाद उन्होंने हमें हिस्ट्री भी पढ़ाई. हाँ, उन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ाई. एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी बो डाउन, हाँ, देयर एट द बैक ऑफ द रूम. ओल्ड हॉजर, हाँ, Old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. अब वो कह रहे हैं कि मैंने देखा कि वो बच्चे जो हैं वो वहाँ पर बच्चे ही बैठे हुए हैं. वो हमें राइटिंग के बाद हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं. वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं हिस्ट्री का लेसन ले रहे हैं. नहीं मतलब अपना लेसन पढ़ रहे हैं. बा बे बी बू अ आ ई ई ऊ की आवाज़ें वहाँ से भी आ रही है. एक हौजर है जो पीछे बेचारा बैठा हुआ है, बूढ़ा सा आदमी है ना. वो बूढ़ा सा आदमी पीछे बैठा हुआ है और वो बूढ़ा सा आदमी पीछे बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक प्राइमर है और वो भी जो कि पढ़ नहीं पाया था, बूढ़ा हौजर है, वो पढ़ नहीं पाया था. वो उन बच्चों के साथ वही बा बे बी बू बोल रहे हैं. समझ में आया बेटा. ट्वाइन का मतलब लिपटा हुआ होता है, चढ़ा हुआ होता है, जो कि विंडो के पास से वो वाइन ऊपर जा रही है, जिससे रैप्ड एंड कॉइल्ड बोलते हैं. इसे अनट्वाइन एंड अनरैप्ड कह सकते हैं. चेंटेड यानी गाना या दोहराना होता है. रिसाइटेड यानी सिंग और मम्बल विस्पर्ड होता है मेरे दोस्तों. ठीक है, ये कुछ शब्द हैं और कुछ शब्द और भी देख लो, क्या पता बोर्ड में ये आ जाए तो हम फंस जाएंगे. स्पेल का मतलब उच्चारित करना होता है, जिसे हम प्रोनाउंस्ड कहते हैं, और उसका उल्टा होता है मिसप्रोनाउंस यानी ब्लर्ड. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं. आगे लिखा आता है, यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. वो कहते हैं कि मुझे अभी भी याद आता है कि जब वो बूढ़ा आदमी भी उनके साथ बा बे बी बू कर रहा था, तो हम सब हंसना भी चाह रहे थे, हम सब रोना भी चाह रहे थे. वो बूढ़ा व्यक्ति खुद हंसना चाह रहा था, वो खुद रोना चाह रहा था. ये सब कुछ गजब का लास्ट लेसन था और मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कैसा लास्ट लेसन था. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. और इतनी ही देर में चर्च वाली घंटी बज जाती है. क्या बोला बेटा? इतनी ही देर में चर्च वाली घंटी बज जाती है. बात समझ में आई? ठीक है, इतनी देर में चर्च वाली घंटी बज जाती है. ठीक है बेटा, हाँ, चर्च वाली घंटी बज जाती है. अरे क्या हो गया भाई, चलो उधर वापस. चर्च की घंटी बज जाती है. अब चर्च की घंटी बजते क्या होता है वो देखो. ठीक है, अब चर्च की घंटी बजती है तो क्या होता है वो देखो मेरे दोस्तों. अब चर्च की घंटी बजती है और उस समय देन द एंग्लस, ये वहाँ की प्रार्थना है, ये चर्च में होती है. ठीक है, एट द सेम मोमेंट ऑफ द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडो. और उसी समय पर्शियन सोल्जर्स वापस आते हैं अपनी ड्रिलिंग कर कर. ऐसा लगता है मानो जैसे कि योद्धा वापस आए हों मैच जीत कर या युद्ध जीत कर. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल. एम हैमल अपनी जगह से खड़े होते हैं, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ उनका वो इन हिज चेयर. और फाइनली वो अपने चेयर से खड़े होकर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. मैंने आज तक उस व्यक्ति को इतना बड़ा कभी नहीं देखा, कभी नहीं. माई फ्रेंड्स, ही सेड, my friends,
आह, पर वो बोल नहीं पा रहे हैं बट समथिंग चॉक्ड हिम. He could not go on, वो आगे नहीं बोल पाए. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. और फिर वो इस बोर्ड की तरफ घूमते हैं और वो जितना बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा चौक से लिखते हैं. और क्या लिखते हैं? वाई वेला फ्रेंच. फ्रेंच आबाद रहे, फ्रेंच जिंदाबाद रहे, फ्रेंच हमेशा अमर रहे, यानी फ्रांस हमेशा अमर रहे. Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hands. और फिर वो हाथ अपना सर यूँ कर लेते हैं उस बोर्ड की तरफ, पीछे देख नहीं पाते और अपने हाथ से यूँ करके कहते हैं, क्या कहते हैं? Your school is dismissed, you may go. जाओ, तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया, जाओ, चले जाओ सब, तुम भी चले जाओ, मैं एमएमएल बन गया हूँ, जाओ. है ना? ये गजब है, ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत बढ़िया है. तो चौक का मतलब गला रुंध जाना होता है, बोल ना पाना होता है. स्ट्रगल टू स्पीक, स्पोक क्लियरली. जेस्चर का मतलब संकेत देना होता है. साइन एंड सिग्नल या साइलेंस रहना होता है. छुट्टी देना मतलब प्रेयर्स होता है. असेंबली में इकट्ठा होना होता है. फिर भी वर्ड देख लो, वर्ड क्या लिखा वो भी पता चल जाएगा हमको. डिसमिस यानी छुट्टी देना होता है, समाप्त करना. और उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आता है जिसमें हम बोलते हैं डिस्चार्ज और रिलीज. और असेंबल्ड हमारे पास एक शब्द है. आओ मेरे लाल. एक बच्चा बोल रहा था कि सर डेमो दे दो. ध्यान रखना, मैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है? मैंने आपको लेक्चर देने का पूरा वादा किया था, लेक्चर तुम्हारा भाई तुम्हें पूरे देगा. ये पीडीएफ है इसका, ये पहला मैं आपको ये समझ लो मेरा डेमो है, ठीक है? मेरे क्या कहते हैं, नोट्स का डेमो है. यहाँ पर दोस्तों आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दूंगा. इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर्स भी दूंगा. सबसे बड़ी बात यह होगी कि इन क्वेश्चन एंड आंसर्स की हिंदी भी यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई होगी. हिंदी मैं नहीं पढ़ूंगा, वो आपकी सहूलियत के लिए दे रखी है, ठीक है? ताकि आप समझ सकें. कुछ गांव के बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता, तो वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ है. दूसरा, इन नोट्स के अंदर आपकी किताब के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं है, ठीक है? हो सकता है आपकी किताब में जो पहले नंबर पर है वो मेरे 4 नंबर पर होगा. हो सकता है कि मेरा 4 नंबर वाला हो सकता है कि आपके 1 नंबर पर हो. तो ऊपर नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा. दूसरा, ये क्वेश्चंस कर लेना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. दूसरा, और बच्चे बोलते हैं सर आपके और हमारे क्वेश्चन जो है ना वो सेम नहीं है, मैच नहीं हो रहा है. भाई मैच करवाने भी नहीं है, ठीक है? जितने मैच हो जाए उतने बढ़िया है. बस मैं दे रहा हूँ वो पढ़ लो, काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा. मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है, 13 साल का एक्सपीरियंस है. और मैं तुम्हें आरबीएससी क्या देगा और क्या सूंघता है, क्या पढ़ता है वो भी बता दूँगा, ठीक है? हाँ, इंग्लिश में आरबीएससी क्या सोचता है वो भी बता दूँगा, चिंता मत करो, ठीक है? इतना मैंने पढ़ा लिया अब तक, तो आप चिंता मत करो. एक अच्छे हाथों में आपका करियर है. और अगर मैंने तुम्हें साल भर पढ़ाया तो आप मान के चलना, कोशिश करूँगा कि तुम भाइयों के दिल में हमेशा मैं अगले जगह बना लूँगा. चलो मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं. What did French see as he passed the town hall? मैंने जिस समय चैप्टर पढ़ाया उसी समय मैंने आपको धीरे धीरे बीच बीच में हिंट दिया था. मैंने कहा बताओ बेटा, मैंने वहाँ क्वेश्चन लिखवाए भी थे. टाउन हॉल से गुजरते समय फ्रेंच ने क्या देखा था? लोगों की भीड़ देखी थी, बोलो हाँ के ना. When French passed the town hall, he saw a large crowd standing in front of the bulletin board. This board was the center of all important news, especially war-related announcements. Usually, it displayed bad news like lost battles, new orders from Berlin. That day, the villagers were gathered there to read about the latest and most painful news, the order that German would be taught in the schools, instead of for French. ठीक है बेटा, आप यहाँ पर मार्टियर्स वाला भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, दोनों आंसर सही हैं. अगला क्वेश्चन, वाई वॉज द नरेटर स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग? और इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, वाई डिड फ्रेंच वॉन्ट टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर्स? ठीक है, फ्रेंच वॉज स्कैर्ड टू go to school because he had not prepared his lesson on participles. आपको पता ही, अपने जरा कतई जहर पढ़ने नहीं वाला बच्चा था. M. Hamel had said he would question the class about it, and French feared he would be scolded. Also that day, the day was bright and warm, with birds chirping and soldiers drilling in the field, all of which made him want to skip school and enjoy outdoors instead. ठीक है. अगला क्वेश्चन, how did French attitude towards his books and M. Hamel changed? आखिर एम हैमल के प्रति और स्कूल के प्रति फ्रेंच का एटीट्यूड चेंज कैसे हुआ? तो देखो, इनिशियली फ्रेंच फाउंड हिज बुक्स बोरिंग एंड अ बर्डन,
He also did not respect M. Hamel much, but when he realized that it was the last French lesson and M. Hamel would leave, he became emotional. मैंने बोला सजना emotional फूल है ये दिल मेरा. He suddenly felt a deep love for his books and respect for M. Hamel. He regretted not learning earlier and wished to make the most of the last lessons. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ. Why were some elderly people occupying the back benches that day, and who was sitting on the back benches during M. Hammel's last lesson, and why? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप डालो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालो, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखना. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? Elderly people from the village were sitting on the back benches during M. Hammel's last lesson. He had they had come to pay respect to the teacher who had served for 40 years. They also felt guilty for not learning their mother tongue properly when they were young. ठीक है, their presence showed their sadness and patriotism. ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना. अगला क्वेश्चन. Why did M. Hamel write Why Vela French on the blackboard? उन्होंने, या बैकबोर्ड, वो जो ब्लैकबोर्ड था उस बैकबोर्ड पर उन्होंने क्यों, एल करते हैं इसको, क्यों उन्होंने क्या कहते हैं वाई वेला फ्रेंच क्यों लिखा था? तो देखो, एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन एम हेमल रोट वाई वेला फ्रेंच ऑन द ब्लैकबोर्ड. ठीक है, दिस फ्रेज मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंच. इट वॉज हिज फाइनल पेट्रोइटिक मैसेज टू द क्लास. थ्रू दिस he expresses love and pride for his country and its language. It was a silent protest against the German order and a reminder of their identity. यानी कि ये कहीं ना कहीं साइलेंट एक पेट्रोटिज्म था, एक मैसेज था उन सभी लोगों के लिए जो कि जर्मन भाषा की जगह फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा थोप रहे थे. Who did M. Hamel blame for French inability to answer his question? किसको ब्लेम किया था जब फ्रेंच आंसर नहीं दे पा रहा था कि भाई चलो तुम ही जिम्मेदार नहीं हो? तो उनके घर वालों को और खुद को भी. M. Hamel blamed the parents for not sending children to school, the children for not taking their studies seriously, and himself for not being strict enough. वो माँ बाप को, खुद को, लोग जो हैं सीरियस स्टडी को सीरियस नहीं लेते हैं, उन सबको वो ब्लेम कर रहे थे. ठीक है, तो क्या आएगा? M. Hamel. अरे दो आंसर है इसमें, क्या बात है भाई. चलो, या तो ये छोटा आंसर आए तो ये लिखना है, ठीक है, और ये बड़ा है तो ये लिखना है. लो भाई, बैलेंस. M. Hamel did not blame only French. उन्होंने सिर्फ फ्रेंच को ही ब्लेम नहीं किया. He blamed everyone, including the parents who sent their children to work instead of school, the students for being lazy, and even himself for giving holidays or making students water plants instead of teaching. He admitted that all were responsible for not valuing education. ये भी 1 नंबर का आंसर आ सकता है और ये 3 नंबर के आंसर में लिख सकते हो. ठीक है बेटा, मेरी मानो तो यही लिखना. अगला, What did M. Hamel tell the people in class about the French language? उसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है. How does M. Hamel pay tribute to French language? What are M. Hamel's views about the French language? चलो भाई. M. Hamel ने कक्षा में लोगों को फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया? और उसके ऑप्शन में आता है M. Hamel फ्रेंच भाषा को किस प्रकार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ये आपको बताना है. So M. Hamel told the class that the French language was the most beautiful language in the world. He said it was the clearest and most logical language and asked students to guard it carefully and never forget it. According to him, as long as people hold on their language, they remain free. He paid a heartfelt tribute to the French language and expressed deep regret that they had not taken it seriously earlier. ठीक है, इसको पढ़ना अच्छे से, बहुत ही शुद्ध भाषा में, बहुत ही स्ट्रिक्ट भाषा में बना रखे हैं क्वेश्चन आंसर. What was the parting message of M. Hamel to his students and village? जब भी यूँ ऑब्लिक किया होता है इसका मतलब कि ऑफर में मतलब कि ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है. अब ऑफर वाली कंपनियों में काम कर करके मेरे मुंह से भी ऑफर नहीं छूट रहा है. खैर अभी तो मेरे ऑफर बहुत कम हो गए. चलो खैर कोई नहीं. आज मेरे पास एक वो मैसेज आया था, पता नहीं कौन सा था, क्या वीडियो था कि बच्चों के मैसेज आ रहे, 1 दिन और बढ़ा दो, 1 दिन और बढ़ा दो, 1 दिन और बढ़ा दो. कहे कि बड़ा बेचारे बच्चे बोल रहे, कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा. बच्चे क्यों बोलेंगे 1 दिन और बढ़ा दो? बच्चों को बेचारों को खूब कंटेंट पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए. खैर छोड़ो. हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन स्कूल?
ठीक है, बर्लिन के आदेश से स्कूल की स्थिति कैसे बदल गई? ठीक है, बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। MML's parting message was to love and respect their language. He reminded everyone that when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they have the key to their prison. The order from Berlin, which banned the teaching of French in schools, made the villagers and students realize the value of their language. The classroom atmosphere changed completely. It became serious and emotional and respectful. ठीक है बेटा, इस तरीके से आंसर लिखना है आपको। आगे आता है कैरेक्टर स्केच लिखना है। एमएमएल का अच्छा क्वेश्चन है, ढंग सुनना। एमएमएल का कैरेक्टर, देखो मैं कैरेक्टर स्केच जब भी बोलता हूँ ना तो बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट में कैरेक्टर स्केच लिखते हैं। एक बात याद रख लेना बेटा, पॉइंट्स में अगर कैरेक्टर स्केच लिखना है तो पॉइंट बनाओ, फिर ऐसे पहला, फिर उसके अंदर कुछ 4-5 लाइन लिखो, फिर और हेडिंग लगाओ, फिर 4-5 पॉइंट लिखो, फिर हेडिंग लगाओ, फिर 4-5 पॉइंट लिखो, तो मज़े आए, है ना। तुम क्या करते हो, एक एक लाइन के पॉइंट बनाते हो, वो ठीक नहीं है, वो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, 5वीं क्लास का बच्चा करता है। M. Hamel was a dedicated and patriotic teacher who served the school faithfully for 40 years. He was initially known for being strict and punctual, and sometimes gave students a holiday or made them water his plants. ठीक है, ठीक है, ठीक है. However, on his last day, he was emotional and gentle. He had a deep love for French language and his country. He blamed himself along the others for neglecting the language. His farewell speech reflected his sincere regret, love for teaching, and strong patriotic feelings. ठीक है बेटा, आप चाहो तो 2-4 लाइन और ऐड कर सकते हो। What was French expected to be prepared for school that day? उस दिन फ्रेंच को स्कूल जाने के लिए किस चीज़ की तैयारी करने की उम्मीद थी? तो फ्रेंच was expected to prepare with the rules of participles for that day's French session. ठीक है, lesson, sorry. However, he had not studied and was worried that M. Hamel would scold him in front of the class. This made him anxious and he considered skipping school. ठीक है, तो उसको उस दिन पता था कि भाई साहब पार्टिसिपल के रूल पढ़कर जाना है। अपन को पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता है, पल तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो अपने तो भाई साहब हो सकता है कि एम हेमल भाई साहब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कहीं कहीं पता चला कि बंगाल की खाड़ी भी तोड़ दी हो, तो मेरे तो आगे भविष्य में तकलीफ हो जाएगी। ठीक है बेटे, तो हो सकता है ऐसा, इसीलिए उसको डर था। What did French notice that was unusual about the school that day? एंड इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, हाउ वॉज द स्कूल सीन डिफरेंट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट डे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन रिपीटिंग, मैं जितने वेरी लगाऊं उतने कम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है। ऑन दैट डे फ्रेंच फाउंड द स्कूल unusually quiet. Usually there was a lot of noise from children repeating lessons and teachers' loud voice and the sound of desks. But that morning everything was silent like Sunday. Hamel was wearing a special dress and the villagers were sitting on the back benches. It was solemn and emotional atmosphere. ठीक है बेटा, आराम से पढ़ना। What had been put up on the bulletin board? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, फ़र्क है उसमें, पढ़ के जाना। ठीक है, और क्या न्यूज़ लिखी थी उस पर ये भी बताना है। द बुलेटिन बोर्ड हैड द न्यूज़ new order from Berlin stating that from the next day, only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. This news shocked everyone as it meant the end of a French lesson and loss of culture identity for the people. Again, the people in the story suddenly realize how precious their language is. What shows you this, and what does this? Why does this happen? अचानक से लोगों को ये महसूस हुआ कि हमारी लैंग्वेज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आखिर ऐसा क्यों अचानक से होने लगा, और आपको क्या लगता है? द सडन रियलाइजेशन कम्स विद द विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स लर्न दैट फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट। अब उन्हें पता चला कि फ्रेंच अब पढ़ाई नहीं जाएगी। द presence of old villagers in the classroom, their emotional expressions and the attentive silence of the students show how deeply they regret not learning their language early. Mr. M. Hamel emotional speech and his praise for the French language make everyone aware of the importance of their mother tongue. This happens because the threat of losing their language makes them value it more. कहीं ना कहीं जब खो जाती है कोई चीज़, तब वैल्यू अक्सर इंसान के मन में आती है। जब तक वो चीज़ पास में होती है तब तक तो वैसे भी उसकी कद्र नहीं होती।
What change did the order from Berlin cause in the school? बहुत important question है, बहुत important है, very very important question. ढंग से समझना. The order from Berlin brought a big change. एक ही क्वेश्चन आया, इससे पहले एक ही क्वेश्चन वापस आया अलग शब्दों में, ध्यान रखना. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा आंसर है. The order from the Berlin brought a big change in the atmosphere of the school. The usual noisy and playful environment was completely gone. The school was usually quiet as it were a Sunday morning. M. Hamel was dressed in his special clothes which he wore on prize and inspection days. The students were usually attentive, and even the old villagers came and sat on the backbenches to show their respect for M. Hamel and show their regret for not learning French earlier. Everyone was serious and emotional, and deep silence filled the classroom. ये आपका वहाँ का एटमोसफियर था. ये हिंदी है. आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं. हाउ डिड द पीपल इन अल्सास पुट ऑफ लर्निंग? किस तरह से अल्सास में रहने वाले लोग जो थे वो पढ़ाई को टाल दिया करते थे. तो देखो, द पीपल ऑफ अल्सास ऑलवेज बिलीव्ड दैट देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज. ठीक है. So they kept postponing it. Parents preferred sending their children to work on farms or meals instead of sending them to school. Even the students did not take their studies seriously. M. Hamel himself admitted that he too sometimes sent students away or gave them a holiday when he wanted to go fishing. Okay, ठीक है. Because of his careless attitude of everyone, the language was neglected. But when they were suddenly told that they could no longer learn and use their language, they felt deep regret. ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट होते हैं. तो मेरा जो भाई मुझसे पूछ रहा था कि सर मेरे को डेमो चाहिए आपके नोट्स का, ये पढ़े भाई डेमो. ठीक है, अच्छे लगे तो ले लियो. ठीक है, और अच्छा लग जाए तो पड़ोसी को भी बता देना. ठीक है भाई, अपनी क्लास में बैठे उस पड़ोसी को भी बता देना, आपके घर के पास में जो पड़ोसी रहता है उसको भी बता देना. और अगर कोई बात नहीं बेटे, शाबाश हो अगर वो भी हो तो उनको भी बता देना. मैं तो कह रहा हूँ वहाँ तक खबर पहुँचा देना जहाँ तक तुम्हारी इच्छाएं जाती हैं. हाँ, गलियों में घूमते हैं. तो अब खैर छोड़ो भाई, क्या बुलवा रहे हो मेरे से, शिव. चलो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़िएगा. ध्यान रहे दोस्तों, ये तो फर्स्ट चैप्टर था, इसलिए मैंने आपको पूरे क्वेश्चन आंसर पढ़ाए हैं. अब मैं आगे जब क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरे क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना. मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए, है ना, जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन पढ़ा दूंगा. लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे इस बात के लिए सपोर्ट करें कि श्रवण सर हमें पूरे लेक्चर्स फ्री में दे रहे हैं, तो कुछ तो उनकी मदद करनी पड़ेगी हमें, है ना. तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे देखें वीडियो देखें, वो सब एक बार ज़रूर, है ना, देखिएगा. तो लास्ट लेसन का लास्ट पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है मेरे दोस्तों, ये हुआ कंप्लीट. हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को जीजिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और खुद भी खुश रहिए, उनको भी खुश रखिए. बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस. थैंक यू सो मच.